नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लगभग 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 32। महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या हुआ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो अब इसमें है कि परीक्षा में देता है, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो परीक्षा में देता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हाँ, लेकिन इसमें देता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यदि ये देगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो क्या मारना है? अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? इसमें क्या होता है? संवैधानिक उपचारों में मूल अधिकार को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रीट, कितने तरह का होता है? 5 तरह का रीट होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। वह रीट तो पता होगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। 5 तरह का कौन सा रीट हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। 5 तरह का रीट होता है। अब हुआ परीक्षा में यह देता है रीट जारी करने का अधिकार किसको किसको है? तो एक तो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और दूसरा है उच्च न्यायालय को भी। उच्च न्यायालय 226 उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद हुआ? 226 और सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत 5 तरह का रीट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि रीट कौन कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। अब लेकिन इसमें क्या देता है? अधिक शक्ति किसको है? रीट जारी करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है या उच्च न्यायालय को? नॉर्मल विद्यार्थी क्या गलती करता है? सर्वोच्च न्यायालय मारता है। लेकिन उसका आंसर क्या सही है? अधिकतर जो है उच्च न्यायालय को ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों रीट जारी कर सकता है, लेकिन ज्यादा पावर किसको है? उच्च न्यायालय को। अब कहिएगा कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के विषय में ही क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ अन्य विधिक अधिकार पे भी रीट जारी कर सकता है। तो विस्तृत क्षेत्र किसका हुआ? उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार का करता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या करता है? उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ क्या करता है? अन्य विधिक अधिकार पर भी कानून रीट जारी कर सकता है। तो क्या हुआ? 2 याद हो गया, 32 और 226।
32 हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 226 हो गया उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 5 तरह का रिट जारी करता है, और रिट जारी करने का पावर किसमें ज़्यादा निहित है? तो उच्च न्यायालय में निहित है। फिर क्या है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। परीक्षा में देता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 पे क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? या राज्यसभा 2/3 बहुमत से पहले पारित करेगा, या लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित करके, दोनों पहले या राज्यसभा करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में, या लोकसभा करेगा तो राज्यसभा में जाएगा। यदि दोनों में 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इसमें हालांकि क्या होता है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। तो क्या याद रखना है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। याद हो गया होगा? अनुच्छेद 61 महाभियोग किस पर? राष्ट्रपति को। क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अनुच्छेद 61। फिर है अनुच्छेद 72। 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। 72 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान। क्षमादान में क्या हुआ? क्षमादान में वह किसी का सजा कम कर सकता है, या सजा में परिवर्तन कर सकता है, या मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान में सजा कम कर सकता है, सजा को बदल सकता है, या उसे पूरा माफ कर सकता है, या मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 क्या हुआ? क्षमादान। किसका है? राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति अनुच्छेद 72 में है। तो परीक्षा में देता है राष्ट्रपति को है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति केंद्र से संबंधित सभी विषयों पे क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। इसके अतिरिक्त सैनिक जो होता है, सेना वाला जो अभियोजन लगता है, उसमें भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को पावर है कि वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। अब फिर क्या है? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमादान। किसका क्षमादान? राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। यह क्या कर सकता है राज्यपाल? या तो सजा को कम कर सकता है, या बदल सकता है, या कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 161 में क्षमादान है, सब कुछ वही है, सिर्फ मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अब राज्यपाल जो होता है, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर ही क्या करता है? माफ कर सकता है। राज्य सूची से संबंधित जो भी कानून होगा उससे संबंधित विषयों को ही क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। क्या सैनिक न्यायालय द्वारा क्या कर सकता है? तो नहीं, सैनिक न्यायालय में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 क्या पर है? क्षमादान। किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की शक्ति है। और अनुच्छेद 161 क्षमादान है किसकी? राज्यपाल की। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। राज्यपाल सैनिक द्वारा दिए गए सजा को माफ नहीं कर सकता है, और मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। फिर चलते हैं अनुच्छेद 76।
क्या है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है महान्यायवादी। महान्यायवादी देश का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है क्या होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है। क्या होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है महान्यायवादी होता है, जिसका वर्णन किसमें है अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में क्या है महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी हुआ अनुच्छेद 76। यह क्या होता है कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है कानूनी सलाहकार होता है। प्रथम क्या कहा जाता है विधि अधिकारी देश का महान्यायवादी को। यह क्या होता है संसद के अधिवेशन में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, परीक्षा में देता है। महान्यायवादी क्या कर सकता है संसद के अधिवेशन में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ महान्यायवादी क्या हुआ अनुच्छेद 76 जो क्या है देश का प्रथम विधि अधिकारी है। यह क्या कर सकता है संसद में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अब हुआ केंद्र में होता है महान्यायवादी। तो राज्य में जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है महाधिवक्ता होता है। किसमें है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में क्या है महाधिवक्ता का है। तो यह भी राज्य में क्या कर सकता है विधानमंडल के अधिवेशन में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो क्या हमने पढ़ा 76 और 165। 76 हो गया महान्यायवादी और 165 हो गया महाधिवक्ता। 76 महान्यायवादी केंद्र का हुआ, महाधिवक्ता 165 किसका हुआ राज्य का हुआ। अब क्या है अनुच्छेद 93 क्या है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में क्या है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। क्या है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें है 93 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन इसमें है अनुच्छेद 93 में है। 93 में क्या है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन 93 में है। तो अब ये परीक्षा में तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। परीक्षा में देता है किसको देता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तो 93 में क्या पढ़ लिए हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में 93। अब है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 तो संयुक्त अधिवेशन श्री 108 श्री मिल गया और 108 मतलब संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन। श्री 108 मतलब दोनों का मिलन संयुक्त याद कर सकते हैं श्री 108 तो क्या है संयुक्त अधिवेशन है। राज्यसभा और लोकसभा में क्या किसी विषय पर मतभेद होता है। क्या होता है राज्यसभा और लोकसभा में किसी विषय पर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। परीक्षा में देता है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 108 के तहत श्री 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्यों क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का सीट क्या होता है अधिक होता है, राज्यसभा का सीट कम होता है। तो याद रखने का क्या हुआ चूंकि क्या होता है लोकसभा का सीट अधिक होता है इसलिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर है 110, परीक्षा में देता है खूब 110। 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, भी आई है, बहुत बार परीक्षा में आया है, आता है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक का वर्णन किया गया है। क्या है? अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन। 110 क्या हुआ? धन, 10 धन। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन किया गया है। क्लियर? अब परीक्षा में देता है कि कौन यह घोषणा करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष यह घोषणा करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। परीक्षा में देता है कौन यह घोषणा करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या विधेयक। धन विधेयक का कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष घोषणा करता है। लोकसभा अध्यक्ष घोषणा करता है अनुच्छेद 110 के तहत कि यह धन विधेयक है। फिर है अनुच्छेद 123। क्या है? अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। क्या है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 क्या हुआ? अध्यादेश। अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जब क्या होता है? या लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, जब लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि नहीं अभी यह कानून बना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, राष्ट्रपति को लगे कि अभी यह कानून बनाना बहुत जरूरी है, तब यह क्या कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। यदि क्या हुआ? संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि अभी इस विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश लागू कर सकता है, जिसका महत्व क्या होता है? अन्य विधेयक के समान ही होता है। तो इसमें क्या होता है? अध्यादेश जब लागू हो जाता है तो 6 सप्ताह के अंदर, कितना सप्ताह हो गया? 6 सप्ताह के अंदर क्या होता है? संसद द्वारा इसका अनुमोदन करना जरूरी होता है। तो अनुच्छेद क्या हुआ? 127 में अध्यादेश कौन करता है? राष्ट्रपति। अब है 127, यहाँ है 213। कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा उल्टा है। अनुच्छेद 123 के तहत क्या हो रहा है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। और 213 तो राज्य में राज्यपाल क्या है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करता है। सब चीज वही रहेगा। अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल अध्यादेश लागू कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 में राष्ट्रपति, 213 में राज्यपाल। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, देश का जो सबसे ऊंचा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अब अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, इसमें देखिए 1, 2, 4, इसमें 2, 1, 4, 214। 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। कभी कभी क्या होता है? 2 या 2 से अधिक के लिए भी क्या है? उच्च न्यायालय। अर्थात क्या याद रखना है? अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। 124 सर्वोच्च न्यायालय और 214 उच्च न्यायालय। क्या है? 124 सर्वोच्च न्यायालय हुआ और 214 उच्च न्यायालय है। 214 क्या हो गया? उच्च न्यायालय। याद हो गया होगा। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का है और 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन है। अब क्या है? अनुच्छेद 129। क्या है? अनुच्छेद 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय
कहा जाता है। अनुच्छेद 129 क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अब कहिएगा अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय ने किसी पे जो दिया है, रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय है कोई भी फैसला दे सकता है। अभिलेख मतलब क्या है? रिकॉर्ड के तहत रखता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया है वह रिकॉर्ड हो गया, अभिलेख हो गया। उसके तहत अन्य जो न्यायालय है क्या कर सकता है? जजमेंट दे सकता है। तो अनुच्छेद 129 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अब क्या 129? तो उसका है 215। 215 में क्या होता है? उच्च न्यायालय। क्या है? 214-15 हो गया। 214 में उच्च न्यायालय और 215 में क्या है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय कौन सा हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख होता है। 215 में क्या है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अब है अनुच्छेद 143 143। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति इसका परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति क्या है? इसका परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। तो क्या हुआ? अनुच्छेद 143 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 143 हो गया परामर्श। फिर है 148 148, तो सबको जानते होंगे। अनुच्छेद 148 क्या है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 148 से जानते हैं 151 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में क्या हुआ? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में परीक्षा में कहता सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन, सार्वजनिक संपत्ति का नियंत्रक या रक्षक कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षक किसको कहा जाता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसको पावर दिया गया केंद्र और राज्य का जितना भी सरकारी संपत्ति है सबका वह क्या कर सकता है? लेखा परीक्षण कर सकता है। राज्य और केंद्र का जितना भी सरकारी संपत्ति हुआ, सार्वजनिक विभाग हुआ, इसके अतिरिक्त प्राइवेट कंपनी का भी क्या कर सकता है? लेखा परीक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 148। फिर है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत से संबंधित वर्णन है। 243 क्या हुआ? पंचायत। पंचायत जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993। 74वां भी क्या है? 92 में अधिनियम बना, 93 में लागू हुआ। तो क्या हुआ? 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है किसमें? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 93 में। तो इसमें क्या है? 92 में क्या है? 73वां में पंचायत से संबंधित विषय का वर्णन है। इसमें भाग 9 भी जोड़ा गया, ये भी पता होगा, भाग 9 जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय है पंचायत में
और ये जो है 12वीं हुआ अनुसूची, उसमें कितना है, नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों का वर्णन किया गया है। पंचायत में कितना विषय होता है, 29 विषय, और नगर पालिका में 18 विषयों का वर्णन किया गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है, क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है और भाग 9 जोड़ा गया है। फिर है अनुच्छेद 248। क्या है, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 हम सब जानते हैं कि केंद्र और राज्य संबंध का 3 तरह से होता है। क्या होता है, सूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची का वर्णन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के विषय पर जो कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार और संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों में टकराव की स्थिति आएगा तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। क्यों होगा, केंद्र का सीट अधिक होता है, लोकसभा का सीट क्या होता है, अधिक होता है। तो ये भाग 11 में क्या है, भाग 11 में है, क्या हुआ, सूची के विषय में है, 7वीं अनुसूची में है केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त क्या है, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची, जिसका वर्णन ना तो केंद्र में है, ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में, उसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट सूची कहा जाता है, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय कितने में है, अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में क्या है, अवशिष्ट सूची का वर्णन किया गया है। अवशिष्ट सूची का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट सूची। तो परीक्षा में तो अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें है अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में क्या है, अवशिष्ट सूची का वर्णन किया गया, अवशिष्ट विषय है। अवशिष्ट सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, अवशिष्ट सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, अनुच्छेद 248। ठीक है। फिर आगे है 249। अनुच्छेद 249 में क्या है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि यह कानून देश के लिए क्या है, आवश्यक है, यह कानून क्या है, देश के लिए आवश्यक है, तो राज्यसभा क्या कर सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत यदि 2/3 बहुमत से राज्यसभा यह पारित कर दे कि यह देश के लिए आवश्यक है, तो राज्य सूची के विषय पर भी क्या है, केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 में क्या हुआ, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह चीज क्या है, केंद्र के लिए आवश्यक है, तो 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। 249 में क्या है, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यह कितने दिन के लिए मान्य होता है, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यदि बढ़ाना चाहेगा तो फिर क्या है, 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। फिर क्या है, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में क्या है, यदि किसी राज्य में आपातकाल लागू हो, क्या हो, आपातकाल लागू होता है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 में क्या है, यदि देश में आपातकाल लागू हो, राज्य में आपातकाल लागू हो, तो राज्य सूची के विषय पर क्या होता है, केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत क्या कर सकता है, आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। फिर आया 252। अनुच्छेद 252 में क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से यह आग्रह करे कि यहाँ आप कानून बनाइए, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाइए, तो केंद्र क्या कर सकता है,
राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है अनुच्छेद 252 के तहत। अनुच्छेद 252 के तहत क्या कर सकता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह कहे आपस में मिलकर कहे कि नहीं इस पे आप कानून बनाइए, राजसूची के विषय पे कानून बनाइए, तो अनुच्छेद 252 के तहत क्या कर सकता है, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। फिर क्या है 253। 253 क्या है, यदि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता केंद्र सरकार करती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता केंद्र सरकार, यदि क्या हो अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना हो तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। किसी दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना हो तो उसमें राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ठीक, हाँ फिर है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा मतलब क्या होता है, सेवा 3 तरह का होता है, केंद्र सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा। केंद्र हो गया जो कि केंद्र का होता है, जैसे रेलवे हो गया, राज्य हुआ राज्य का पुलिस हो गया, और अखिल भारतीय सेवा क्या होता है जो कि केंद्र और राज्य दोनों में होता है। जैसे वह 3 है अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS और IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा कितना है, 3 है, मतलब कलेक्टर, SP और वन संरक्षक, वन रक्षक जो होता है क्या हुआ, IAS, IPS और IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, 3 को क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवा। पहले 2 ही था, 1966 में भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 312 में क्या हो गया, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है। फिर क्या है 315। 315 में जानते हैं लोक सेवा आयोग क्या है, केंद्र और राज्य के लिए, केंद्र के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य के लिए क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग। क्या है, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग का है, कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में। फिर है क्या 324, बताए होंगे भाग के चैप्टर में पढ़ाए थे, और निर्वाचन आयोग के विषय में भी वीडियो बनाए हैं। तो क्या है निर्वाचन आयोग क्या है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन चुनाव से संबंधित विषयों के लिए क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद हुआ, विधानसभा सदस्य के लिए क्या है, एक निर्वाचन आयोग है, उसके चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया जो किसमें है, 324 में। निर्वाचन का कहां से 324 से लेकर 329 तक है, और निर्वाचन आयोग का किसमें हो गया, अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। यह क्या करता है, MP MLA का चुनाव होता है, जो पंचायत हुआ इस सब का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग से होता है। अब ये बताए थे क्या 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार। क्या है, वयस्क मताधिकार। परीक्षा में देता है अनुच्छेद 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया। वयस्क मताधिकार में क्या होता है, जिसका वर्ष 18 वर्ष हो गया है वह क्या है, वोट देने के अधिकारी हो गया। जिसका वर्ष उम्र कितना हो गया, 18 वर्ष। पहले कितना था, 21 वर्ष था, लेकिन जानते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो क्या हुआ, अनुच्छेद 326 में है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में क्या होता है, जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया वो वोट डालने का अधिकारी हो गया। पहले कितना था, 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या कर दिया गया, उम्र घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। अब यह है 330, 31, 32, 33, ये परीक्षा में आते रहता है। 330 में क्या है, लोकसभा में क्या है, 330 में है लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330 330 में है।
330 में क्या हुआ, SC और ST के लिए क्या है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। फिर क्या 330 और 31 क्या हुआ, लोकसभा का, हम जानते हैं 330 में SC ST के लिए हो गया, और 331 में क्या है, 331 में है लोकसभा में आंग्ल इंडियन, राष्ट्रपति जानते हैं 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन को, क्या हो, आंग्ल इंडियन क्या हो, जिसका पिता क्या हो, विदेशी और मां भारतीय हो, तो उसको आंग्ल इंडियन कहा जाता है। यदि लोकसभा में क्या है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 आंग्ल इंडियन को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। किसके तहत, 331 के तहत मनोनीत कर सकता है। 331 के तहत क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये हुआ लोकसभा में SC ST और आंग्ल इंडियन। अब फिर 332-33 है। 332 है कि विधानसभा में क्या है, SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, सीट का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, इसका वर्णन किया गया है। 332 में क्या है, आरक्षण सीटों का। और 333 में क्या है, विधानसभा में, यदि विधानसभा में आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल 1 आंग्ल इंडियन को क्या कर सकता है, विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। परीक्षा में देता है, राज्यपाल क्या है, विधानसभा के लिए कितने मनोनीत कर सकता है, 1 आंग्ल इंडियन को मनोनीत कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। 332 में क्या हुआ, विधानसभा में SC ST, और 333 में विधानसभा में आंग्ल इंडियन, राज्यपाल 1 को कर सकता है। 331 में राष्ट्रपति 2 को कर सकता है। 330 में क्या SC ST के लिए लोकसभा में है। एक है 340, क्या है 340, OBC आयोग, क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 340 में। अनुच्छेद 340 में क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग है, अनुच्छेद 340 में। तो अभी क्या पढ़े, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत 5 तरह का रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। फिर क्या, अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, 5 तरह का रिट ये भी जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 61 में क्या पढ़े, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 161 में है। फिर 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है सबको, मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, सजा कम कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। और फिर क्या 161 में क्या पढ़े, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 161 में। यह क्षमा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। फिर 76 में क्या पढ़े थे, महान्यायवादी क्या होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है, महान्यायवादी होता है, जो कि लोकसभा के बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद कितना है, 76। उसी तरह क्या होता है 165 में, क्या राज्य के लिए महाधिवक्ता, राज्य का प्रथम महाधिवक्ता जो होता है विधि अधिकारी होता है। 93 में क्या पढ़े, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 108 श्री 108 संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है और उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर क्या पढ़े 110 में क्या है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक का वर्णन है, जिसको कौन करता है, यह धन विधेयक है, इसको लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। 123 में क्या है, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा तो 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और उसी तरह राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य में 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। 214 में 124 का उल्टा हो गया 214, 124 to 14। 124 और 214 में क्या है, उच्च न्यायालय है। 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, उसके द्वारा जजमेंट का अधिकार पर दूसरा जजमेंट देना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। 129 के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और 215 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। फिर क्या पढ़े थे, अनुच्छेद
143 143। तो 143 में हम क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 में क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है। धन का संरक्षक कौन कहलाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर 243 में क्या है, पंचायत का वर्णन है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 11वीं में पंचायत से संबंधित वर्णन है, जिसमें क्या 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय है। 248 में क्या था, अपशिष्ट शक्तियां। जानते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है। लेकिन क्या होता है, यदि दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, जो कि इन तीनों के विषय के अलावा है, उसको अपशिष्ट शक्ति कहा जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय के अलावा जो भी विषय है उसको अपशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया। यह संविधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट शक्ति पर कौन विषय, अपशिष्ट विषय पर केंद्र कानून बनाता है अनुच्छेद 248 के तहत। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। फिर 249 में क्या है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर दे कि यह क्या है केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। फिर 250 में क्या पढ़े थे, 250 में राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। फिर 252 250 में 51 क्या है, 49 और 50। 249 और 250 दोनों में आपस में टकराव होगा, तो किसका मान्यता होगा, केंद्र का होगा। मान लीजिए केंद्र भी बना दिया, राज्य भी बना दिया, तो किसका मान्यता होगा, दोनों में टकराव होगा तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 251 में है। 252 में क्या है, 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र से आग्रह करें कि आप कानून बनाइए राज्य सूची के विषय पर, तो केंद्र कानून बना सकता है। 253 में क्या बताए थे, 253 में याद कीजिए बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 312 में क्या पढ़े, 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है। 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात कलेक्टर हो गया, IPS भारतीय पुलिस सेवा अर्थात SP हो गया, और IFS वन भारतीय वन सेवा। 3 है, कितना है, अखिल भारतीय सेवा। 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य का लोक सेवा आयोग 315। फिर 324 से 329 तक क्या है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। 326 में क्या बताए थे, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष जिसका उम्र हो गया 326 के तहत वयस्क मताधिकार। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया, 18 वर्ष किया गया है। फिर क्या पढ़े, 330 और 31। 330 में क्या है, लोकसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण है। 331 में क्या है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 332 में क्या है, विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है। और 333 में क्या पढ़े थे, 333 में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में। और 340 में क्या पढ़े थे, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है 340 में। शेष अगले वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।